एवरीवन, क्लास 11th के हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट के सेकंड पार्ट में आप सबका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने रोमन एम्पायर की जोग्राफिकल एक्सटेंशन, उसका इरानियन एम्पायर से कंपैरिजन, उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे सीनेट, एम्परर्स और आर्मी के बारे में डिस्कस किया था। उसके साथ ही वहाँ पर जो सिटी का जो इम्पोर्टेंस था एडमिनिस्ट्रेशन, उसको भी हमने डिस्कस किया था। अब आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, इसको हम समझते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, या थर्ड सेंचुरी जो है उसको क्राइसिस का टाइम क्यों बोलते हैं रोमन एम्पायर के टाइम पर। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो रोमन एम्पायर है वो बहुत लॉन्ग पीरियड तक एग्जिस्टेंस में रहा था। लगभग 7th सेंचुरी BC से स्टार्ट हो गया था और आगे 5th सेंचुरी C तक पूरा रोमन एम्पायर एग्जिस्टेंस में रहा, ऑलमोस्ट 1200 ईयर्स तक। तो इस 1200 ईयर का जो ये वास्ट टाइम पीरियड है, इसमें थर्ड सेंचुरी एक ऐसा टाइम है जब हम देखते हैं कि कई सारी प्रॉब्लम्स रोमन एम्पायर को फेस करनी पड़ी। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम थी? एक तो ये हुआ कि जो इसका कंटेम्प्रेरी किंगडम था जिसका नाम था इरानियन एम्पायर, वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी ने रूल करना शुरू कर दिया, एंड उस डायनेस्टी को बोलते हैं ससानीज़। ससानीज़ जो थे वो पार्थियन के मुकाबले, इन ससानीज़ से पहले पार्थियन रूल कर रहे थे ईरान के अंदर। तो जो ससानीज़ थे वो ज़्यादा एग्रेसिव थे और उनका कॉन्स्टेंटली रोमन एम्पायर के साथ लड़ाई होती रही। शापुर फर्स्ट नाम का एक किंग था, उसका एक हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें वो एक क्लेम करता है कि ही हैड वाइप्ड आउट 60,000 सोल्जर्स ऑफ रोमन आर्मी इन द ईस्टर्न कैपिटल एंटियोक। एंटियोक सिटी की बात हमने पिछली बार की थी, आज के मॉडर्न टाइम में देखें तो वो सीरिया के अंदर है। तो शापुर फर्स्ट कहता है कि उसने 60,000 सोल्जर्स को वहाँ पर उनके मार दिया था। इसके अलावा जो नॉर्दर्न बाउंड्री थी यूरोप के अंदर, जो राइन और डेन्यूब रिवर उसकी नॉर्दर्न बाउंड्री बनाती थी रोमन एम्पायर की, वहाँ पर कई जो जर्मनिक ट्राइब्स थी उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, जिसमें एलेमनाई, फ्रैंक, गोथ ये सारे थे। और उसकी वजह से रोमन एम्पायर को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। और ये ऑलमोस्ट 233 से 280 के टाइम पीरियड के बीच में ये सारे अटैक्स हुए थे। थर्ड सेंचुरी इट वाज फुल ऑफ क्राइसिस। ये इसका एक एविडेंस ये भी है कि हम देखते हैं कि उस टाइम पीरियड में विद इन 47 ईयर्स के इतने छोटे टाइम पीरियड में 25 किंग्स जो थे वो रोमन एम्परर्स बने। यानी कि एक बना, उसके बाद दूसरा बना, तीसरा बना, 47 ईयर्स में 25 राजा बदल दिए गए। ये अपने आप में शो करता है कि एवरीथिंग वाज नॉट नॉर्मल इन रोमन एम्पायर एंड द रोमन एम्पायर वाज फेसिंग प्रॉब्लम। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं वहाँ की सोसाइटी की। उसमें हम मेनली बात करेंगे जेंडर और फैमिलीज़ के बारे में, वीमेन के राइट्स के बारे में। इस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले तो जो फैमिली थी वो न्यूक्लियर फैमिली थी। हमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन के बारे में, उसमें भी हमने देखा था कि दैट सिविलाइजेशन वाज आल्सो हैविंग न्यूक्लियर फैमिली। तो रोमन एम्पायर में भी न्यूक्लियर फैमिली ही थी, जो मैरिड फैमिलीज़ होती थी वो सब सेपरेटली रहा करती थी। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्लेव्स जो थे वो फैमिली में इंक्लूड किए जाते थे। स्लेव्स यानी कि दास या गुलाम जो काम करते थे, ठीक है। तो स्लेव्स वर इंक्लूडेड इन द फैमिली, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। विमेन हैड राइट्स इन प्रॉपर्टी आल्सो। जो महिलाएं थी उनको अपनी नेटल फैमिली में, यानी कि अपनी पेरेंटल फैमिली में प्रॉपर्टी के ऊपर राइट्स थे उनके। जैसे उनके ब्रदर्स के राइट होते थे वैसे ही उनके भी राइट्स होते थे। तो उनको अपनी नेटल फैमिली में, अपने माता पिता के परिवार में प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा उनका राइट होता था। और हाँ, जो डाउरी वगैरह उनको मिलती थी वो ज़रूर उसके हस्बैंड के पास जाती थी, बाकी उसके अपने पेरेंटल हाउस में उसके अपने प्रॉपर्टी राइट्स बने हुए थे। जो डिवोर्स के प्रोसेस है वो इजी थी, और डिवोर्स कुड बी
could be sought by both men and women। हस्बैंड और वाइफ कोई भी इसको इसके लिए अप्लाई कर सकते थे डाइवोर्स के लिए। और जो शादी की एज थी वो उसमें एक बहुत बड़ा गैप था मैन एंड वेमेन के अंदर। जो मैन थे वो अपनी लेट 20s और अर्ली 30s में, लेट 20s का मतलब हो गया जैसे कि 28 या 29 ईयर्स की एज में, और अर्ली 30s का मतलब कि 31 32 के, ठीक है। तो ये 28 29 30 31 32 ये जो एज थी ये मैन के लिए शादी की उम्र थी। और जो विमेन थी दे यूज़ टू मैरी इन देयर लेट टीन्स और अर्ली 20s। लेट टीन्स का मतलब हो गया जैसे कि 16 17 18 इस से लेकर अर्ली 20s यानी कि 21 22। तो ये हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का गैप कम से कम मैन एंड वुमेन के अंदर होता था मैरिज के अंदर। देन देर आर एविडेंसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आल्सो। ऐसे कई हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं लिखे हुए जिसमें पता लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय की सोसाइटी के अंदर। और जो फादर होते थे उनका चिल्ड्रन के ऊपर मदर के बजाय ज़्यादा राइट होता था। जो मदर के राइट्स हैं चिल्ड्रन के ऊपर वो रिलेटिवली फादर के कम होते थे। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमें मिलते हैं रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें जो क्रूअल फादर्स होते थे वो अपने बच्चों को सर्दियों में कड़ाके की ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया करते थे एज अ पनिशमेंट, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हम वहाँ की लिटरेसी के बारे में। एज वी नो दैट ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज वर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रोमन एम्पायर। तो इन दोनों ही लैंग्वेजेस का वहाँ पर यूज़ होता था डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लिखने में। अब कॉमन मैन जो थे वो भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते थे। इसका एविडेंस हमें मिलता है कि जो पोम्पाई नाम की सिटी थी, पोम्पाई नाम की एक सिटी थी इटली के अंदर, विच वाज डिस्ट्रॉयड इन 1709 सी बिकॉज ऑफ फियर्स वोल्केनो। एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी वहाँ फटा था, उसकी वजह से पोम्पाई सिटी ख़त्म हो गई थी। लेकिन वहाँ पर ऐसे हमें मटेरियल रिमेंस मिले हैं, ऐसी दीवारें मिली है जिनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स लिखे हुए हैं। जैसे आज के समय में हम देखते हैं सड़कों के किनारे होर्डिंग्स लगे होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, तो उस समय वहाँ पर दीवारों के ऊपर हमें एडवर्टाइजमेंट्स लिखे हुए मिलते हैं। तो इससे पता लगता है कि दीवारों के ऊपर और सड़कों पर लिखे होने का मतलब है कि कॉमन मैन भी ज़रूर पढ़ लिख सकते होंगे, तभी उनको वहाँ पर लिखा गया। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं कि वहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी रोमन एम्पायर के अंदर। ये हमने इससे पहले वाले में भी डिस्कस किया था कि बिकॉज इट द रोमन एम्पायर वाज स्ट्रेच इनटू 3 कॉन्टिनेंट्स, दैट्स वाई इट वाज कल्चरली वेरी रिच। तो वहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट तरह की फूड हैबिट्स, डिफरेंट तरह के कॉस्ट्यूम्स, डिफरेंट तरह की ड्रेसिंग, डिफरेंट तरह के सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा सब कुछ था। तो कल्चरली इट वाज वेरी मच डाइवर्स। और जो लैंग्वेज थी वहाँ की वो मेनली जो यूज़ होती थी एडमिनिस्ट्रेशन में वो तो वो तो ग्रीक और लैटिन थी। लेकिन कॉमन मैन जो होते थे डिफरेंट एरियाज़ में वो कॉप्टिक, प्यूनिक और आर्मेनियन और केल्टिक लैंग्वेज भी बोला करते थे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल केल्टिक लैंग्वेज जो थी वो स्पेन के एरिया में चलती थी, और जो गैलिक रीजन है उसमें कॉप्टिक थी, जो नॉर्दर्न अफ्रीका है उसमें प्यूनिक लैंग्वेज चलती थी। तो इस तरह से, लेकिन इन सारी लैंग्वेजेस का उस समय में कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, ये केवल इनको बोला जाता था। बहुत बाद में जाकर के इनके लिए स्क्रिप्ट डेवलप की गई। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आर्मेनियन जो लैंग्वेज है वो 5th सेंचुरी CE में जाकर के उसके लिए स्क्रिप्ट को बनाया गया था, अदरवाइज़ वो तब तक केवल बोलने के रूप में यूज़ होती थी। चलिए अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्सपेंशन के बारे में। जो रोमन एम्पायर था वो बहुत ही रिच था कुछ चीज़ों में, और उसका वो बराबर दूसरे जो भी उस समय के कंट्रीज़ थे उनसे ट्रेड करते थे उनके लिए। और जो 3 मेन चीज़ें थी वहाँ पर वो थी, एक तो वीट, एक वाइन और एक ऑलिव ऑयल। ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी उनके लिए, वीट, वाइन और ऑलिव ऑयल। इसका बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में इनको वो लोग दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते थे और उससे उनको बहुत सारी इनकम होती थी। अब जो लिक्विड है जैसे कि वाइन है या ऑलिव ऑयल है, इनको ऐसे कंटेनर्स में भरा जाता था
जिनका एक पर्टिकुलर शेप होता था और इनको एम्फोराज बोलते थे। यहाँ पर आपको इसमें विजिबल हो रहा है इसके अंदर एक कंटेनर, ये इसको एम्फोरा बोलते हैं। इसका शेप और साइज़ इस तरह का था कि इसमें एक बार लिक्विड को भर दिया जाए तो वो बहुत ही सेफली उसको ट्रांसपोर्ट करके शिप में ले जाया जा सकता था। इसको उठाने में भी आसानी होती थी क्योंकि उसको इस तरह से बनाया गया था कि आराम से 2 लोग मिल करके उसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। इसका नाम एम्फोरा था। कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन में पूछते हैं ये। इटली के अंदर एक प्लेस है मोंटी टेस्टिक्यो, और उस प्लेस के ऊपर ऐसे 5 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे एम्फोराज मिले हैं, ठीक है। और ये लिक्विड चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते थे, ठीक है। इसके बाद कुछ और कंटेनर्स यहाँ पर मिले हैं जिनको ड्रेसल 20 नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनको एक्सकवेट करने का काम, उनको खोजने का काम हेनरिक ड्रेसल नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने किया था, इसलिए उनको ड्रेसल 20 कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो ट्रेड था यहाँ पर मेनली ऑलिव ऑयल का, तो ये डिफरेंट टाइम पीरियड पर अलग अलग रीजन के लोगों के कंट्रोल में रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग में ये इटालियंस इसके ऊपर उनका डोमिनेंस था। बाद में जो स्पेनिश लोग थे उन्होंने ऑलिव ऑयल का जो व्यापार था, ट्रेड था, उसके ऊपर अपना डोमिनेंस हासिल कर लिया। तो कुछ टाइम पीरियड बीतने के बाद जो नॉर्थ अफ्रीका के लोग थे उन्होंने इस ऑलिव ऑयल का ट्रेड जो था वो अपना उसको कैप्चर कर लिया, और लेटर ऑन बाद में और भी इसमें चेंजेस आते रहे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो ट्रेड था इसके ऊपर डोमिनेंस हर टाइम पर अलग अलग रीजन के लोगों का रहा। अब वहाँ पर कुछ एरियाज़ ऐसे थे जो पर्टिकुलर कुछ चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही फेमस थे, बहुत ही फर्टाइल लैंड वहाँ पर थी। फॉर एग्ज़ाम्पल इटली के अंदर एक प्लेस था कैम्पेनिया, सिसिली। इजिप्ट के अंदर एक प्लेस था फयूम, गैलीली, और ऐसे ही बाइजेकियम ये ट्यूनीशिया के अंदर था, और एक नॉर्दर्न सदर्न गाल नाम का प्लेस था जिसको, और एक बाइटिका नाम का प्लेस था, ये स्पेन के अंदर था। ये जो प्लेसेस थे ये अपनी फर्टिलिटी की वजह से फेमस थे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी खेती होती थी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर जो अफ्रीका वाला पार्ट था वहाँ इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती थी। तो नॉर्दर्न अफ्रीका जो रोमन एम्पायर का पार्ट था वहाँ पर, जैसे अल्जीरिया एक कंट्री था, तो वहाँ पर जो लोग होते थे वो मेनली एनिमल रियरिंग करते थे, जानवरों को पालते थे और उनको ग्रेजिंग कराने के लिए इधर से उधर वो मूवमेंट में रहते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे। तो एक वर्ड आपके इसमें बुक में यूज़ हुआ है ट्रांसहुमेंस। ट्रांसहुमेंस का मतलब होता है रेगुलर एनुअल मूवमेंट ऑफ हर्डर्स बिटवीन हायर माउंटेन रीजन एंड लो लाइंग ग्राउंड्स। आपने देखा होगा आपके इधर इस एरिया में भी, कच्छ के एरिया में भी कभी आपने देखा होगा सड़क पर जाते हुए कि बहुत सारे लोग अपने शिप और गोट या कभी कभी कैमल्स को ग्रेजिंग कराने के लिए इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो वहाँ पर भी इस तरह से होता था। और ये लोग अपने साथ एक हट रखते थे, एक झोपड़ी रखते थे जिसको वो कहीं भी आसानी से उठा के ले जा सकते थे। दैट वाज कॉल्ड मेपेलिया। 1 मार्क क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि मेपेलिया का मतलब क्या है। तो मेपेलिया, इसका पिक्चर भी आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। मेपेलिया जो है एक हट होती थी और उसका शेप जो है इस तरह का होता था, ओवन शेप, ठीक है। और जो स्पेन के अंदर जो लोग होते थे वो उनके जो गांव को कैस्टेला बोला जाता था। वो कैस्टेला जो थोड़े से हाई इलाकों में रहते थे और उनको कैस्टेला बोला जाता था, ठीक है। अब ये जो लोग थे रोमन एम्पायर के लोग, बहुत हम एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं, बट टेक्नोलॉजिकली दे वर नॉट फार बिहाइंड। उनको टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ पता था। इवन वो माइनिंग के लिए हाइड्रोलिक पावर को यूज़ करते थे, यानी कि पानी की पावर से, वाटर मिल के ज़रिए और पानी की ताकत के ज़रिए वो माइनिंग का काम किया करते थे। गोल्ड और जो सिल्वर की माइनिंग होती थी उसमें इनका वो यूज़ करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो टेक्नोलॉजी वगैरह में भी एडवांस थे। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लेबर्स के लिए। आपकी बुक में अलग से दिया हुआ है कंट्रोलिंग वर्कर्स के बारे में।
तो सबसे पहले इनिशियली तो जो रोमन एम्पायर का हम स्टार्टिंग था तो उसमें स्लेव्स का बहुत इंपॉर्टेंस था और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए स्लेव्स का बहुत यूज़ करते थे। और अभी हमने जस्ट बात भी की कि वहाँ की फैमिलीज़ में उनको इंक्लूड किया जाता था, लेकिन लेटर ऑन ये फील किया गया कि जो स्लेव्स होते हैं उनसे ये प्रोडक्शन के काम करवाना महंगा पड़ता है, क्योंकि स्लेव्स को एक बार आपने स्लेव्स को ख़रीद लिया तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा, तो उसको उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, फूड रिक्वायरमेंट या और उसकी अदर रिक्वायरमेंट्स है, कपड़े वगैरह सब आपको करने होंगे, तो वो महंगा पड़ता था। इसके बजाय कुछ लोगों ने ये सजेशन देना शुरू किया कि वी शुड यूज़ फ्री वर्कर्स। फ्री वर्कर्स का मतलब हुआ कि जब काम कराएंगे तब पैसा देंगे और उसके बाद छुट्टी कर देंगे। स्लेव्स की तरह ऐसा नहीं कि हमेशा हमारी साथ ही उनको फैमिली का पार्ट बना लेंगे। तो फ्री वर्कर्स का यूज़ शुरू हो गया, क्योंकि फ्री वर्कर्स वर चीप इन कंपैरिजन टू स्लेव्स। कोलुमेला एक बड़े वहाँ पर राइटर हुए जिन्होंने ये सजेशन दिया कि प्रोडक्शन के लिए जो भी लोग हैं उनको वर्कर्स को स्मॉल गैंग्स में डिवाइड करके रखना चाहिए, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने देना चाहिए। उन्होंने अपनी बुक में लिखा भी है कि 10 लोगों का एक ग्रुप बना करके उनसे काम करवाना चाहिए। उसके पीछे उनका जो आर्गुमेंट है वो ये था कि अगर हम स्मॉल गैंग्स में बनाकर इनसे काम करवाते हैं तो हम उनके ऊपर सुपरविज़न ठीक से कर सकते हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन ठीक से कर रहा है, ये सारा। तो उन्होंने ये सजेशन दिया था। और उसके साथ साथ तो उन्होंने ये भी सजेशन दिया था कि जो टूल्स और इम्प्लीमेंट्स हैं जो भी यूज़ होते हैं फैक्ट्री के अंदर या प्रोडक्शन में, वो डबल होने चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उससे भी ज़्यादा होने चाहिए, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम हो, कोई ख़राब हो जाए तो काम रुके नहीं। इस तरह से उन्होंने कुछ सजेशन दिए थे। लेकिन प्लिनी नाम का एक राइटर हुआ है जिसको प्लिनी द एल्डर बोलते हैं। उन्होंने रोमन एम्पायर के अंदर जो फैक्ट्रीज़ में वर्क होता था उसकी बड़ी क्रिटिसाइज़ किया है उसको, कि ये बड़ा ही क्रूअल मैनर में किया जाता था। उन्होंने एग्जांपल दिया है कि अलेक्जेंड्रिया एक सिटी थी जो इजिप्ट के अंदर है। वहाँ पर एक फैक्ट्री थी जिसके अंदर फ्रैंकिनसेंस फैक्ट्री बोलते हैं, जिसमें कि खुशबूदार चीज़ें बनाई जाती थी। तो वहाँ पर उन लोगों को काम करवाते थे तो उनको जंजीरें वगैरह बांध करके चेंड करके रखते थे, ठीक है। और दूसरा, कई बार उनको जो वर्कर्स होते थे उनकी बॉडी के ऊपर बहुत ही गरम मेटल से निशान बना देते थे, जैसे जानवरों पर निशान बनाते हैं पहचान के लिए। तो जो फैक्ट्री ओनर्स होते थे वो बहुत ही गरम मेटल्स उनकी बॉडी पर चिपका देते और इस तरह से उनकी बॉडी पर निशान बना देते ताकि कभी वो काम छोड़ के भाग भी जाए तो पहचान में आ जाए वापस दोबारा। तो इसीलिए प्लिनी जो एक राइटर है, उन्होंने बुक लिखी है नेचुरल हिस्ट्री, उन्होंने इस सबको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है। चलिए, ये आज का हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का डिस्कशन करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं।